रात के अंधेरे में एक छोटा सा बच्चा घबराकर अपनी नींद से जागता है। इस बच्चे का नाम आरदा है। घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई है और दूसरे कमरे से कुछ अनजानी आवाजें आ रही हैं। आरदा अपने कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि टेलीविजन पर सिर्फ झिलमिलाहट चल रही है। घर में कोई भी चीज नॉर्मल नहीं लग रही। आरदा को अचानक महसूस होता है जैसे उसके कमरे के अंधेरे में कोई मौजूद है। वो डरकर अपनी मां के कमरे की तरफ भागता है और दरवाजा पीटना शुरू कर देता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इसी दौरान अंधेरे से एक भयानक सा हाथ आरदा की तरफ बढ़ता है। यही वो रात है जो आरदा की पूरी जिंदगी बदल देती है। असल में कुछ वक्त पहले आरदा और उसके सबसे करीबी दोस्त जोशकुन ने एक दूसरे से अजीब सा वादा किया था। जोशकुन ने आरदा को बताया था कि जब उसके पिता की मौत हुई थी तो उसे लगा जैसे उसने उनकी रूह को जिस्म से अलग होते देखा हो। इसी बात पर दोनों बच्चे फैसला करते हैं कि उनमें से जो भी पहले मरेगा वो दूसरे के पास जरूर आएगा, लेकिन उसे डराएगा नहीं। उसी रात आरदा को ख्वाब में जोशकुन नजर आता है। जोशकुन उसका हाथ पकड़कर जैसे उसे समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं। अगली बार जब आरदा सच में जागता है तो उसे पता चलता है कि जोशकुन की उसी रात एक हादसे में मौत हो चुकी थी। इधर से आरदा के अंदर एक ऐसा डर पैदा होता है जो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। उसे बार बार वही रात ख्वाब में दिखाई देने लगती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि आरदा खुद भी नहीं समझ पाता कि उस रात उसने सिर्फ अपने मरे हुए दोस्त को महसूस किया था या कोई और अंधेरी चीज भी उस तक पहुंच गई थी। तकरीबन 1 साल बाद आरदा के माँ बाप भी एक कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। आरदा बिल्कुल अकेला रह जाता है। तब उसका अंकल उसे रैमजी नाम के एक आदमी की देख रेख में दे देता है। रैमजी आरदा के लिए सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर या बॉस नहीं बनता, वो धीरे धीरे उसके लिए बाप जैसी जगह ले लेता है। आरदा बड़ा होता है और आखिर में खुद भी पुलिस में आ जाता है। कई साल गुजर जाते हैं। एक रात आरदा अपनी पुलिस यूनिट के साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठा होता है। उसके साथ रैमजी के अलावा यावुज, आपो और सैफी भी है। रैमजी सबसे सीनियर और समझदार है। आपो ज्यादा चुप रहने वाला बंदा है। यावुज गुस्से वाला है और अपनी ताकत दिखाने का शौकीन है। सैफी उनकी वैन चलाता है, जबकि आरदा इस ग्रुप में सबसे छोटा है। पुलिस वालों के रेस्टोरेंट में आने से कुछ देर पहले एक अजीब हुड पहना हुआ आदमी किचन में एक बाल्टी छोड़कर जाता है। बाल्टी के अंदर अजीब सा गोश्त पड़ा होता है। कुक बिना कोई सवाल किए उसे काट कर खाना तैयार करने लगता है। पुलिस वालों को इस बात का कुछ पता नहीं। वो अपनी बातों और पुराने वाकयात में लगे हुए हैं। यावुज अपनी एक पुरानी कहानी सुनाकर सबको हंसा रहा होता है। रेस्टोरेंट का यंग वेटर भी उनकी बात सुनकर हंस देता है। यावुज को यह बात अपनी बेइज्जती लगती है। वो वेटर से उलझ जाता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि यावुज उसे बुरी तरह पीट देता है। बाकी पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन साफ नजर आ जाता है कि इन लोगों को अपनी यूनिफॉर्म और ताकत पर हद से ज्यादा भरोसा है। इसी बीच सैफी की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है। उधर उसे एक मेंढक नजर आता है। पहले तो ये एक छोटी सी अजीब बात लगती है, लेकिन कुछ ही देर में सैफी बुरी तरह घबरा जाता है। वो मिरर के सामने खड़ा अपना ही चेहरा देख रहा होता है और अचानक जोर जोर से चीखने लगता है। बाकी लोग दरवाजा तोड़ने ही वाले होते हैं कि सैफी खुद बाहर आ जाता है। वो कहता है कि कुछ पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग उसका साथ छोड़ रहा हो। उसे ठीक से याद भी नहीं कि वॉशरूम में क्या हुआ। आरदा ये सब देखकर खामोश रहता है, क्योंकि अजीब चीजें महसूस करना उसके लिए नया नहीं है। रेस्टोरेंट से निकलने से पहले आरदा रैमजी को अपने बचपन का वो राज भी बताता है जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। जोशकुन की मौत, वो ख्वाब, घर के अंधेरे में किसी की मौजूदगी और फिर बार बार वही सपना देखना। रैमजी आरदा की बात को मजाक नहीं समझता। उल्टा वो उसे बताता है कि बचपन में उसने भी अपनी दादी के साथ कुछ ऐसी चीजें महसूस की थीं जिन्हें आम आंख नहीं देख पाती। रैमजी को लगता है कि कुछ लोगों में बचपन से ही एक ऐसी सलाहियत होती है जिसके जरिए वो नॉर्मल दुनिया के पीछे छुपी चीजों को महसूस कर सकते हैं, और आरदा उन्हीं लोगों में से एक है। रैमजी उसे एक और बात बताने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त उनके पास रेडियो पर मदद की कॉल आ जाती है। कॉल इंजेआच नाम की जगह से आई है। उधर पहले से भेजे गए कुछ पुलिस वालों से राब्ता टूट चुका है और अब रैमजी की टीम को उनकी मदद के लिए जाना है। सैफी इस नाम को सुनते ही परेशान हो जाता है। उसने बचपन से इंजेआच के बारे में बुरी कहानियां सुन रखी हैं। लोग कहते हैं कि उधर रात को जाना ठीक नहीं, लेकिन रैमजी के लिए यह सिर्फ एक ड्यूटी है और इंजेआच की तरफ रवाना हो जाते हैं। उन्हें अभी बिल्कुल अंदाजा नहीं कि जिस कॉल का वो जवाब देने जा रहे हैं वो शायद किसी पुलिस ऑफिसर ने भेजी ही नहीं, किसी और चीज ने उन्हें अपने पास बुलाया है। शुरू में सफर बिल्कुल नॉर्मल होता है।
वैन के अंदर गाने चल रहे हैं और सब लोग थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में हुई टेंशन भूलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो इंजे आज के करीब पहुंचते हैं, आसपास का माहौल बदलने लगता है। सबसे पहले रेडियो का सिग्नल चला जाता है, फिर फोन भी काम करना बंद कर देते हैं। सैफी क्या है कि वो इस रास्ते पर सालों से गाड़ी चला रहा है, लेकिन आज उसे कुछ जगह ऐसी दिख रही हैं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा। अचानक सैफी जोर से ब्रेक लगाता है। उसका कहना है कि उसने वैन के सामने से एक आदमी को गुजरते देखा है। बाकी लोग बाहर देखते हैं, लेकिन रोड बिल्कुल खाली है। यावूज और दूसरे पुलिस वाले उसे आवाज देते हैं, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वैन की दूसरी तरफ से जोर की आवाज आती है, जैसे किसी चीज ने गाड़ी पर हमला किया हो। सब बाहर निकलकर देखते हैं। वैन की बॉडी पर नए स्क्रैच बने हुए हैं और रोड के आसपास बहुत सारे मेढक बैठे हुए हैं। ये वही जानवर है जो कुछ देर पहले सैफी को रेस्टोरेंट के वॉशरूम में नजर आया था। अब सैफी सच में डरने लगता है। रैमजी सबको वापस वैन में बिठाता है। वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो इंजे आज पहुंचकर अपने साथियों को ढूंढे और इधर से निकल जाए। लेकिन वो कुछ ही दूर गए होते हैं कि सैफी को फिर एक इंसानी शक्ल रोड के बीच नजर आती है। इस बार वो गाड़ी मोड़ने की कोशिश करता है। वैन कंट्रोल से बाहर हो जाती है और सीधा नीचे पानी में जा गिरती है। कुछ पल के लिए हर तरफ सिर्फ अंधेरा है। आरदा को लगता है जैसे वो पानी के अंदर डूब रहा है। इसी बेहोशी में उसके दिमाग में बचपन की यादें, जोशकुन का चेहरा और रैमजी की बातें घूमने लगती हैं। उसे एक बार फिर वही एहसास होता है जो बचपन से होता आया है, जैसे कोई चीज दूर से उसे देख रही हो। फिर रैमजी और बाकी लोग उसे पानी से खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। खुशकिस्मती से सब जिंदा है, लेकिन वैन बुरी तरह फंस चुकी है। रेडियो खत्म, फोन बंद और आसपास कोई मदद नहीं। जिस जगह से वो बचने की कोशिश कर रहे थे, हादसे ने उन्हें उसी जगह लाकर छोड़ दिया है, इंजे आज। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें कुछ लोकल लोग नजर आते हैं। उनके पास लैंप है और वो रात में मेंढक पकड़ रहे होते हैं। उन लोगों का रवैया अजीब है। वो पुलिस वालों को देखकर ज्यादा हैरान नहीं होते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उन्हें पहले से पता था कि कोई आने वाला है। रैमजी उनसे उस जगह का रास्ता पूछता है जिधर से पुलिस की कॉल आई थी। एक आदमी उन्हें बताता है कि पास ही एक पुरानी बिल्डिंग है। ऑटोमन जमाने में वो पुलिस स्टेशन हुआ करती थी। बाद में उसे स्टेबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया और फिर बिल्कुल छोड़ दिया गया। लोकल लोग बार बार इशारा करते हैं कि पुलिस वालों को उधर नहीं जाना चाहिए, लेकिन रैमजी अपना फैसला कर चुका है। वो उनमें से एक आदमी को गाइड बनाकर साथ ले लेता है और टीम जंगल के रास्ते उस पुरानी बिल्डिंग की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुलिस कार नजर आती है। उसकी लाइट्स अभी तक जल रही हैं, यानी जिन ऑफिसर्स ने मदद मांगी थी वो इधर तक जरूर आए थे, लेकिन कार खाली है। इसी दौरान उनका गाइड अचानक भाग जाता है। अब पांचों ऑफिसर्स उस बिल्डिंग के सामने अकेले खड़े हैं। दरवाजा खोलते ही बदबू का एक तेज झोंका उनके कराता है। अंदर अंधेरा है। छत और दीवारों से अजीब चीजें लटक रही हैं। जगह जगह गोश्त के टुकड़े, पुराना खून और कुर्बानी से जुड़ी निशानियां पड़ी है। ये जगह किसी पुलिस स्टेशन जैसी बिल्कुल नहीं लगती। रैमजी सबको संभल कर चलने के लिए कहता है। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें एक पुलिस ऑफिसर नजर आता है। वो दीवार के सामने खड़ा बार बार अपना सिर दीवार से टकरा रहा है। उसकी हालत देखकर सब रुक जाते हैं। रैमजी उससे पूछता है कि उसकी यूनिट किधर है, क्या उसने बैकअप बुलाया था, इधर क्या हुआ? लेकिन वो आदमी एक शब्द तक नहीं बोलता। वो बस सामने एक अंधेरे दरवाजे की तरफ उंगली कर देता है। उस दरवाजे के पीछे नीचे जाने का रास्ता है और यहीं से ये लोग उस जगह में उतरना शुरू करते हैं जिधर से वापस आना लगभग नामुमकिन है। रैमजी फैसला करता है कि सैफी उस जख्मी पुलिस वाले को बाहर ले जाए, जबकि वो आरदा, यावूज और आपो नीचे जाकर बाकी ऑफिसर्स को ढूंढेंगे। सैफी उस आदमी को पकड़कर बाहर की तरफ ले जा रहा होता है कि उसे फिर एक मेढक नजर आता है, वही छोटा सा जानवर जो इस पूरी रात में बार बार उसके सामने आ रहा था। मेंढक धीरे धीरे एक दूसरे कमरे की तरफ चला जाता है। सैफी जाने क्यों उसके पीछे चल पड़ता है। कमरे के अंदर जो मंजर है उसे देखकर वो जम जाता है। उधर खून से भरे हुए कई लोग किसी अजीब कुर्बानी की रस्म में लगे हुए हैं। दीवारों और जमीन पर गोश्त पड़ा है। कुछ लोग इंसानों जैसे दिखते हैं और कुछ की हरकतें इतनी अजीब हैं कि समझना मुश्किल है कि वो असल में हैं क्या। सैफी भागना चाहता है, लेकिन देर हो चुकी है। वो लोग उसकी तरफ देख लेते हैं। कुछ ही पल में वो सैफी को घेर कर अपने बीच खींच लेते हैं। दूसरी तरफ रैमजी, आरदा, यावूज और आपो को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि सैफी के साथ क्या हो चुका है। वो बिल्डिंग के अंदर और नीचे उतरते जा रहे हैं।
हर नया कमरा पिछले से ज्यादा खौफनाक है। कहीं प्लास्टिक में लिपटे हुए जिस्म पड़े हैं, कहीं अजीब मास्क और कुर्बानी के औजार लटक रहे हैं। दीवारों पर पुराने निशान बने हैं और ऐसा लगता है जैसे ये लोग सालों से इधर अपनी रस्में करते आ रहे हैं। अब रैमजी को भी यकीन हो जाता है कि वो किसी आम जुर्म की जगह पर नहीं आए। ये जगह नॉर्मल दुनिया का हिस्सा ही नहीं लग रही। आपो और रैमजी एक तरफ बढ़ते हैं जबकि यावूज और आर्दा दूसरी तरफ से देखने की कोशिश करते हैं। तभी अंधेरे से एक बड़ा सा आदमी आपो के सिर पर जोर से वार करता है। आपो जमीन पर गिर जाता है। एक ही पल में पूरी जगह जाग उठती है। खून से सने हुए लोग उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। रैमजी सबको भागने के लिए चिल्लाता है। यावूज अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। आर्दा दूसरी तरफ फंस जाता है और उसके पीछे एक भयानक औरत हथियार लेकर दौड़ रही होती है। आर्दा जितनी तेजी से भाग सकता है भागता है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर के रास्ते जैसे बदलते जा रहे हैं। तभी आर्दा को लगता है कि वो नीचे जा रहा है। कभी वही दरवाजा दोबारा सामने आ जाता है। जगह किसी सीधी बिल्डिंग की तरह काम नहीं कर रही। और इसी वक्त आर्दा को रैमजी की बात समझ आनी शुरू होती है। रैमजी ने कहा था कि कुछ चीजें नॉर्मल आंखों से नहीं देखी जा सकती। कुछ लोग पूरी जिंदगी किसी अंधेरी चीज की मौजूदगी महसूस करते रहते हैं। आर्दा बचपन से जो ख्वाब देख रहा था वो शायद सिर्फ ख्वाब नहीं थे। उसके बचपन की रात, जोशकुन की मौत, उसके माँ बाप का एक्सीडेंट, बार बार दिखने वाली अंधेरी शक्लें, सब जैसे उसे इसी जगह तक लाने वाले टुकड़े थे। आर्दा भागते भागते फिर रैमजी के पास पहुंचता है। रैमजी अब खुद भी समझ चुका है कि उन्हें जो रेडियो कॉल मिली थी उसका मकसद किसी पुलिस टीम को बचाना नहीं था। वो कॉल एक चाल थी। किसी ने इन पांचों को इधर बुलाया है और खास तौर पर आर्दा को। रैमजी कहता है कि आज रात वो एक ऐसी लकीर पार कर चुके हैं जिसके बाद दुनिया के आम कानून काम नहीं करते। इससे पहले कि वो कुछ और कर सके, कल्ट के लोग उन पर टूट पड़ते हैं। कुछ देर बाद जब आर्दा होश में आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसके पास रैमजी, यावूज और बुरी तरह जख्मी आपो भी बंधे पड़े हैं। सैफी कहीं नजर नहीं आ रहा। उनके चारों तरफ कल्ट के दर्जनों लोग खड़े हैं। सब खामोश है। फिर उनमें से एक आदमी एक बड़ी लकड़ी या डंडा जमीन पर मारता है। एक ही पल में सारे कल्ट वाले झुक जाते हैं। अंधेरे के अंदर से उनका असली लीडर सामने अटमा। यह आदमी खुद को इस जगह का बाबा समझता है और उसका चेहरा देखते ही पुलिस वालों को पता चल जाता है कि अब उनका सामना किसी नॉर्मल इंसान से नहीं है। बाबा एक कुर्सी पर बैठता है और बड़े आराम से पुलिस वालों को देखता है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं। वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे जो कुछ होने वाला है वो सब पहले भी बहुत बार देख चुका हो। उसके लोग उसे एक प्याला देते हैं। वो अपने तरीके से रस्म शुरू करता है और फिर बंधे हुए ऑफिसर्स के पास आता है। बाबा उनसे कहता है कि लोग जहन्नुम को मरने के बाद मिलने वाली जगह समझते हैं, लेकिन असल जहन्नुम इंसान अपने अंदर लेकर घूमता है। यानी इस जगह पर जो कुछ उनके साथ होने वाला है, बाबा उसे सजा से ज्यादा उनके अपने अंधेरे का नतीजा समझता है। सबसे पहले बाबा आपो के पास जाता है। आपो पहले ही बुरी तरह जख्मी है। बाबा उस पर एक खौफनाक रस्म करता है और कुछ ही देर में आपो मर जाता है। अब यावूस की बारी है। यावूस जो रेस्टोरेंट में हर किसी पर अपनी ताकत दिखाता था, अब बिल्कुल बेबस है। बाबा उससे अपनी जमात का हिस्सा बनने को कहता है। यावूस इनकार करता है। तब बाबा उसकी आंखों को जख्मी कर देता है ताकि वो अपने आसपास हो रहे मंजर से बिल्कुल बेखबर हो जाए। इसके बाद कल्ट का एक आदमी एक औरत को अंदर लाता है जिसने बकरी जैसा मास्क पहना हुआ है। अब बाबा यावूस के लिए अपनी दूसरी रस्म शुरू करता है। उसके सेवक एक बर्तन में काला और अजीब सा गोश्त लेकर आते हैं। बाबा का कहना है कि अगर यावूस उनका हिस्सा बनना चाहता है तो उसे उनकी कुर्बानी को कबूल करना होगा। यावूस से जबरदस्ती उस अजीब गोश्त का एक टुकड़ा खिलाया जाता है। शुरू में कुछ नहीं होता, फिर अचानक उसका पूरा जिस्म कांपने लगता है। उसकी सांसें टूटने लगती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही पल बाद यावूस के मुंह से एक छोटा काला मकड़ी जैसा क्रिएचर बाहर निकलता है। बाबा उसे बड़े ध्यान से अपने हाथ में उठा लेता है। इस सीन से इतना समझ आता है कि कल्ट की रस्में सिर्फ लोगों को मारने के लिए नहीं है, वो इंसानी जिस्म को किसी दूसरी अंधेरी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बकरी का मास्क पहनी औरत को भी बाद में दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। उधर उसके आसपास एक और रस्म होती है और कल्ट का सेवक एक बर्तन से एक अजीब सा छोटा क्रिएचर उठाकर बाहर ले जाता है। यानी ये पूरी जगह किसी कुर्बानी घर से ज्यादा एक ऐसा अड्डा है जिधर बाबा और उसके लोग अंधेरी मखलूक से जुड़ी रस्में करते हैं। अब बाबा आर्दा की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार रैमजी खामोश नहीं रहता। रैमजी
आरदा को बचपन से अपने बेटे की तरह देखता आया है। जब आरदा के माँ बाप मर गए थे, उसने उसकी जिम्मेदारी ली थी और अब वो समझ चुका है कि इस पूरी रात का असली निशाना आरदा ही है। रेमजी बाबा को आरदा से दूर रहने के लिए कहता है। बाबा बिना किसी हिचकिचाहट के रेमजी पर हमला कर देता है और उसका गला काट देता है। आरदा अपनी आंखों के सामने उस आदमी को मरते देखता है जिसने उसके माँ बाप की मौत के बाद उसे संभाला था। लेकिन रेमजी मरते हुए भी आरदा को अकेला नहीं छोड़ता। आरदा को रेमजी की वो पुरानी बात याद आती है कि उसके पास इस सब की एक की है, और तब आरदा को रेमजी के पास सच में एक की मिलती है। अब तक जो कुछ हुआ था उसमें आरदा हमेशा भागता रहा। बचपन में अंधेरे से भागा, अपने ख्वाबों से भागा, बिल्डिंग के अंदर कल्ट के लोगों से भागा, लेकिन अब वो पहली बार पलटकर लड़ता है। आरदा किसी तरह अपने आप को आजाद करता है और बाबा पर टूट पड़ता है। बाबा के माथे पर एक की होल जैसा निशान बना हुआ है। आरदा रेमजी से मिली की सीधा उसी निशान में घुसा देता है। बाबा जमीन पर गिर जाता है। आरदा उसकी कुर्सी उठाता है और बार बार उस पर वार करता है, जब तक बाबा बिल्कुल हरकत करना बंद नहीं कर देता। कल्ट का लीडर मर चुका है। आरदा दौड़ता हुआ उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है। कई घंटों के खौफ के बाद पहली बार उसे खुला आसमान और रोड नजर आ रही है। वो हंसता है, चीखता है और रोड पर भागना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि वो जीत गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा राज अब सामने आता है। दूर से एक वैन आ रही है। आरदा रोड के बीच खड़ा होकर उसे रोकने की कोशिश करता है। वैन का ड्राइवर उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वैन आरदा को टक्कर मार देती है और जैसे ही गाड़ी नजर आती है, हमें पता चलता है कि ये कोई नई वैन नहीं है। ये वही पुलिस वैन है जिसमें रेमजी, आरदा, यावुज, आपो और सयाफी इंजयाज की तरफ आए थे। यानी सफर के शुरू में सयाफी को रोड पर जो आदमी नजर आया था वो आरदा खुद था। अब पूरा राज साफ हो जाता है। आरदा बाबा को मारकर बिल्डिंग से निकलता है और वक्त के चक्कर में अपनी ही वैन के सामने पहुंच जाता है। सयाफी उसे बचाने के लिए गाड़ी मोड़ता है और वैन दोबारा पानी में जा गिरती है। यानी उनकी एंडिंग ही उनके सफर की शुरुआत बन जाती है। फिल्म ये साफ नहीं बताती कि इंजयाज सच में जहन्नुम है या कोई दूसरी अंधेरी दुनिया, लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि इधर वक्त नॉर्मल तरीके से नहीं चलता। आरदा बचपन से ही इस दुनिया को महसूस कर सकता था और आखिर में वो खुद इसी चक्कर का हिस्सा बन जाता है। बाबा मर जाता है, लेकिन आरदा बच नहीं पाता और वैन के दोबारा पानी में गिरते ही वही खौफनाक रात फिर से शुरू होती नजर आती है।